नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम लेके चल रहे हैं हिंदी स्पर्श कोर्स बी का फर्स्ट लेसन, गद्य का फर्स्ट लेसन बड़े भाई साहब, जिसके लेखक है प्रेमचंद जी। पाठ में क्या बताया गया है, पाठ की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। पाठ की स्टार्टिंग होती है अभी तुम छोटे हो ये मत करो, अभी तुम छोटे हो वो काम मत करो। तो छोटों को क्या लगता है कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, लेकिन सिर्फ बड़े हो जाने से काम नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि कई बार घर के बड़ों को भी वो काम करने की परमिशन नहीं होती, वो काम वो खुलकर नहीं कर पाते कि जो बड़े हो जाने पर उनको मिल जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इस पार्ट में अगर हम बात करें तो बड़े प्रेमचंद जी हैं, वो अपने बड़े भाई की स्थिति के बारे में हमें परिचित करा रहे हैं। कैसे परिचित करा रहे हैं? वो कहते हैं मेरा बड़ा भाई 14 साल का है तो 14 ही साल का, 14 साल के हो, अगर 9वीं क्लास में वो है भी तो है तो बच्चा ही, लेकिन उन्हें अपने छोटे भाई के सामने एग्जाम्पल सेट करने के चक्कर में, उदाहरण बनने के चक्कर में, मिसाल बनाने के चक्कर में हर वो काम छोड़ना पड़ता है जिनका उनका मन करता है। उनके मन में बहुत सारी चीजें होती हैं, जो खेलने का, कूदने का, इधर उधर मेले तमाशे में जाने का सब मन करता है, लेकिन अपने छोटे भाई के सामने एग्जाम्पल सेट करने के लिए वो सारी चीजें उन्हें छोड़नी पड़ती है। छोटा भाई कितने साल का है? छोटा भाई है हमारा 9 साल का। प्रेमचंद जी है हमारे छोटे भाई, कितने साल का? 9 साल का। बड़ा भाई कितने साल का है? 14 साल का। वो कहते हैं मेरे बड़े भाई के बीच में और मेरे बीच में 5 साल का अंतर है। यहाँ पे गैप कितना हो गया? 5 साल का अंतर है, लेकिन ये क्लास में मुझसे कितने आगे? सिर्फ 3 क्लास आगे, 3 कक्षा आगे, जबकि छोटा भाई कहता है कि मेरा बड़ा भाई ने उसी उम्र में पढ़ना लिखना शुरू किया था। जिस ये बात बेटा इंपॉर्टेंट है इस क्लास के अंदर, मेरे बड़े भाई ने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जिस उम्र में मैंने पढ़ना शुरू किया था। हम दोनों ने सेम एज ग्रुप में, फॉर एग्जाम्पल 4 साल का मैं बैठा था, 4 साल का ही वो बैठे थे। तो इसका मतलब अगर 5 उम्र में 5 साल आगे हैं तो कक्षा में 5 साल आगे होना चाहिए था, लेकिन नहीं, मेरे भाई मुझसे 3 साल आगे हैं। इसका मतलब क्या है कि मेरे बड़ा भाई, वो क्या कहते थे, मेरे बड़ा भाई पढ़ाई के मामले में जल्दबाजी करना पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जिसकी बुनियाद पुख्ता हो, बुनियाद मजबूत हो। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कैसे दिया है, किसी भी घर को अगर मजबूत बनाना है, आलीशान महल बनाना है, तो हमें उसकी नींव मजबूत डालनी पड़ती है। इसी तरह अगर पढ़ाई की नींव मजबूत नहीं होगी तो पढ़ाई तुम बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसलिए वो कई बार तो एक कक्षा में 1 बार, 2 बार, तो कई बार तो 3-3 साल में रह जाते थे। हमेशा अपने छोटे भाई को क्या सलाह देते थे? हमेशा अपने छोटे भाई को जब भी देखते थे पढ़ते रहने की सलाह देते थे कि पढ़ोगे तो कुछ कर जाओगे, पढ़ोगे तो कुछ बन जाओगे। छोटा भाई कहता है कि बड़ा भाई हमेशा जब भी देखता था मैं हमेशा पढ़ता ही रहता था, मैंने उनको कभी रेस्ट करते देखा ही नहीं। फिर भी एक क्लास में 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल कैसे रह जाते थे? जब भी मैं देखता था पढ़ता रहता था। इवन दिमाग को रेस्ट देने के लिए भी क्या करते थे, कॉपी किताबों के हाशिए का मतलब जो खाली स्पेस बना रहता था उसके ऊपर बिल्लियों की, कुत्तों की तस्वीरें बना रहते थे। कोई भी शब्द लिख दिया करते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख दिया भाइयों, फिर लिख दिया उसके बाद भाइयों, फिर उसके बाद लिख दिया राधे श्याम, उसके बाद एक छोटी सी पिक्चर बना दी, आदमी का फेस बना दिया। तो छोटा भाई कहते हैं मैंने इस बात को समझने की कोशिश करी कि क्या कहना चाह रहे हैं, उनके दिमाग में चल क्या रहा है, लेकिन कभी भी मैं उनकी बात को समझ नहीं पाया, मैं उनसे पूछ भी नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो बड़े थे। तो मुझे लगता था कि छोटा होने के नाते मैं उनसे कैसे पूछूं ये बात को, और लेकिन उनके शब्द रचना को समझ पाना मेरे लिए तो छोटा मुंह और बड़ी बात जैसी थी। छोटा भाई कहते हैं मेरा तो पढ़ने में कभी मन लगता नहीं था, मेरा हमेशा दिमाग खेलने कूदने में रहता था। जब भी मौका मिलता था पतंगबाजी के लिए चला गया, कंकड़ियां उछालने के चला गया, या फिर तितलियां उड़ाने के लिए चला गया, कागज की तितलियां बनाई वो उड़ाने के चला गया, फाटक पार्क घूमने के लिए चला गया, मोटरसाइकिल का आनंद लेने के लिए चला गया। तो मेरे ये चीजों में मन लगता था। बड़े भाई ने देखा, हमेशा पूछा क्या, कहाँ थे, तो मैं हमेशा क्या कहता था? चुप, कुछ नहीं कहता था। पता नहीं मेरे मुंह से क्यों नहीं निकलता था, जरा खेलने के लिए गया था। शायद मैं अपने बड़े भाई का आदर सत्कार करता था क्योंकि उम्र में तो बड़े थे, करना भी चाहिए। तो आदर सत्कार करने के कारण मैं उनको कभी डायरेक्ट जवाब नहीं दे पाता था कि खेलने के लिए गया था। इसका मतलब ये था मुझे अपनी गलती स्वीकार है, बस इतना ही क्या था। बड़े भाई को डांट के फटकारने का मौका मिल जाता था। बड़े भाई क्या कहते हैं कि मेरी पढ़ाई बहुत टफ है, मेरी कक्षा में पहुंचोगे तब पता चलेगा मैथ्स कैसे होता है, एसएसटी कैसे होती है, इंग्लिश कैसे होती है, हिंदी में इतने बड़े बड़े निबंध लिखने के लिए देते हैं। तो वो इस तरह के एक्सक्यूजेस बनाते रहते हैं छोटे भाई के सामने कि भाई तू अपनी पढ़, ज्यादा पढ़ेगा तो मेरी कक्षा तक पहुंचेगा, तब तेको हैबिट पड़ेगी, तब तुझे हैबिट पड़ पाएगी पढ़ने की। तो छोटा भाई कहता था भाई मेरे बस में तो पढ़ा लिखा था नहीं। वो कहते थे कि नहीं पढ़ती था तो वापिस चला जा गाँव। बाप दादा की गाड़ी कमाई को क्यों खराब करा? गाड़ी कमाई मतलब मेहनत की कमाई। देखो इस तरह के मुहावरे भी इस्तेमाल हुए पाठ के अंदर। इसी तरह के मुहावरे हम एग्जाम में भी अगर आते हैं तो आंसर में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या कहते हैं, बाप दादा की गाड़ी कमाई क्यों खराब मत कर, घर चला जा वापस, इससे अच्छा तो छोटे भाई को एक बार तो लगता भी है कि सचमुच में मुझे घर चले जाना चाहिए। कहता नहीं,
भाई ठीक कह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं हम लोग, पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ बनेंगे। तो वो अपने फटाफट से एक टाइम टेबल बना डालता था। टाइम टेबल में सारी सब्जेक्ट्स, सुबह 6 बजे से उठते लेकर रात को 11 बजे तक मैथ, साइंस, हिंदी, एसएसटी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना, दोपहर का खाना, घूमना, स्कूल जाना, ये सारे काम सब कुछ ऐड कर लेता था। लेकिन क्या छोड़ देता था? खेलना कूदना, जिसमें उसका सबसे ज्यादा मन लगता था। इसीलिए क्या होता था, सब पहले दिन से ही उसको इग्नोर करना, टाइम टेबल को इग्नोर करना शुरू। अब टाइम टेबल को इग्नोर करना शुरू होगा तो क्या होगा, फिर डांटने का मौका मिल जाएगा। बड़े भाई को फिर डांटने फटकारने का मौका मिल गया। अब छोटा भाई कहता है क्या करूं, मैं अपने बड़े भाई से बचने की कोशिश करने लगा। अब जब भी वो मुझे देखते तो मैं अब कोशिश करता कि आंखें बचाकर वहां से निकल जाऊं। आंखें बचाकर निकलना क्या है, चुपचाप निकल जाना। तो मैं चुपचाप निकलने की कोशिश करता। अब इसके बाद क्या होगा, एग्जाम होंगे, फाइनल एग्जाम हुए। छोटा भाई कक्षा में फर्स्ट आ गया और बड़ा भाई फेल हो गया। दुख की बात ये कि पूरा टाइम पढ़ने के बाद भी फेल हो गए। छोटा भाई कह रहा है कि मुझे कुछ घमंड सा हो गया कि मुझे लगा कि यार ठीक है, मैं तो कम पढ़ने के बाद भी पास हो गया और अच्छे खासे नंबरों से पास हो गया। मेरे बड़े भाई की सहज बुद्धि बहुत तेज, वो समझ गए कि ये घमंड करके बैठ गया है। अब उन्होंने मुझे अलग अलग एग्जाम्पल दिए। रावण का अलग एग्जाम्पल दिया कि घमंड किया तो रावण का देख क्या हाल हुआ, शायरून का हाल देख क्या हुआ, शैतान का हाल देख क्या हुआ। तो उन्होंने मुझे उन्हें बताया कि घमंड नहीं करना है किसी भी हालत में। तुझे घमंड हो गया है, तुझे लग रहा है कि भैया मैं तो फेल हो गया, लेकिन मेरे फेल होने पे मत जा। मेरे क्लास की तो पढ़ाई बहुत टफ है, टफ पढ़ाई होने के कारण तो मैं फेल हुआ। जब मेरी कक्षा में पहुंचे ना तब पता चलेगा पढ़ाई कितनी मुश्किल होती है, इतना आसानी से पास तो ना हो जाता है। मुझे लगा भैया ये तो बहुत मुश्किल है, सच मुझे इतनी पढ़ाई इतनी मुश्किल हो जाएगी तो इससे अच्छा तो मैं पढ़ाई छोड़ दूं। और मैं दूसरी बात मैंने ये भी सोची कि मैं फर्स्ट आ गया हूँ तो ये मेरी इतना मुझे सुना रहे हैं, अगर मैं बाई चांस फेल हो जाता तो ये मुझे कितना सुनाते। तो छोटा भाई वहां से चुपचाप निकल गया। अब इसी तरीके से रूटीन चला, ठीक है। फिर दोबारा से एग्जाम हुए, वार्षिक परीक्षा शुरू हुई। वार्षिक परीक्षा शुरू होने के बाद बाई चांस ऐसा हुआ बड़ा भाई फिर फेल हो गया, छोटा भाई फिर फर्स्ट आ गया। छोटे भाई को लगा कि हो क्या रहा है, बड़ा भाई पूरा दिन पढ़ता है, एक एक शब्द रट जाता है, रट गया, शब्दों को चाट गया। शब्दों का चाट जाना, शब्दों को अच्छी तरीके से रट लेना, बिल्कुल ठीक है, एक एक चीज को रट लेना। फेस की मुद्रा कांतिहीन हो गई, मुद्रा कांतिहीन मतलब चेहरे की चमक एकदम खत्म हो गई। इतना पढ़ा, दिन रात पढ़ा, लेकिन उसके बाद भी फेल हो गया। छोटे भाई के दिमाग को लगा कि शायद मैं भी फेल हो जाता तो बड़े भाई को इतना दुख ना होता, मैं पास हो गया था इसलिए ज्यादा दुख हो रहा है। लेकिन उनको लगा कि एक छोटे भाई के दिमाग में, जो छोटे बच्चे होते हैं, एक कुटिल भावना भी है। वो कुटिल भावना क्या थी कि काश बड़ा भाई एक बार और फेल हो जाए तो मैं उसके बराबर पहुंच जाऊंगा। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, ये सोचना गलत है। तो मैंने अपनी कुटिल भावना अपने दिमाग से निकाली कि नहीं, डांटता तो मेरे लिए ही है आखिरकार, तो अगर वो डांटे फटकारेगा नहीं तो शायद मैं इतना भी नहीं पढ़ पाऊंगा। लेकिन छोटे भाई को लगा कि मैं पढ़ू ना पढ़ू, ये तकदीर बलवान है, तो मैं पास तो हो ही जाऊंगा। तो मेरे दिमाग में ये बात आ गई। अब मेरे बड़े भाई ने थोड़ा मुझे डांटा फटकारना भी कम कर दिया कि यार थोड़ा सॉफ्टली काम करना चाहिए, अब इसके साथ नरम चलना चाहिए, पढ़ लेगा। तो उन्होंने मुझे अब दूसरा तरीका ढूंढा मुझे समझाने बुझाने का। उनको ये बात तो समझ में आ गई, मेरी स्वच्छंदता बढ़ गई थी, अब मैं मर्जी से काम करने लग गया था। मैंने उनकी सहनशीलता का अनुचित फायदा उठाना शुरू कर दिया कि कुछ कहते तो है नहीं अब, ठीक है। मैंने कनकौवे उड़ाने का शौक पैदा कर लिया। कनकौवे का मतलब पतंग उड़ाने का, डायरेक्ट सामने नहीं। कभी उनको ये एहसास नहीं होने कि आप मुझसे बड़े हो, तुम्हें आपका मान सम्मान अब कम हो गया है क्योंकि फेल होते रहते हो। नहीं, मान सम्मान में उनका पूरा करता था, चुपचाप पतंग उड़ाने के जाता था अपने ग्रुप पार्टी के साथ में। एक दिन क्या हुआ, बड़े भाई ने पकड़ लिया, पतंग उड़ा के आ रहा था, पतंग उड़ा लूटते हुए आ रहा था मैं। तो मेरे बड़े भाई को मौका मिल गया मुझे डांटने फटकारने। अब की बार उन्होंने मुझसे क्या कहा, अब मुझसे ये तो नहीं कह सकते मेरी पढ़ाई टफ है, क्योंकि उन्हें ये भी पता था मैं भी 8वीं क्लास में पहुंच चुका हूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती, 8वीं क्लास में पहुंच के कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखो। छोटी मोटी क्लास में थोड़ी ना। पहले के टाइम में 8वीं क्लास के बच्चे पास करके तहसीलदार लग जाया करते थे, कलेक्टर बन जाया करते थे। मैं ना जाने कितने ही ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर बैठे हुए हैं, और एक तुम हो जो इन छोटे छोटे गली के लौंडों के साथ खेलते फिर रहे हो, जरा भी तुम्हें शर्म नहीं है। तो मैं कहता है कि यार अब इन्होंने दूसरा तरीका अपना लिया मुझे डांटने फटकारने का। फिर उनको एक और मौका मिल गया। उन्होंने कहा कि देख मैं तुझे एक बात बताऊं, तुझे लग रहा है ना कि भाई मुझे तुझे डांटने फटकारने का हक नहीं है, तो ये बात तू अपने दिमाग से निकाल दे। मुझे तुझे डांटने फटकारने का हक तो हमेशा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि मैं तुझसे 5 साल बड़ा हूँ, और ये 5 साल बड़े होने का भगवान मुझसे नहीं छीन सकता। 5 साल बड़ा होने का मतलब है मैंने तुझसे दुनिया ज्यादा देखी है। किताबें पढ़ने से नहीं होता कुछ भी, किताबें पढ़ने से बुद्धि का विकास थोड़ा, बुद्धि का विकास होता है जीवन के अनुभवों से। खाली किताबें रट ली, क्या
क्या समझ में आया तुझे? जीवन के जब अनुभव दिखेगा तब समझ में आएगा। देख मैं तुझे एग्जाम्पल देता हूँ। अब उन्होंने एग्जाम्पल कैसे कैसे दिए, अपनी अम्मा और बाबा को देख लो। अपने अम्मा और बाबा कितने पढ़े लिखे हैं? कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है। कल को मैं बीमार हो जाऊं तो तू क्या करेगा? को दवा दारू नहीं कर पाएगा। सबसे पहले दादा को तार लिखेगा, उनको बुलाएगा, तेरे हाथ पैर फूल जाएंगे, खुद नहीं कर पाएगा कुछ भी। तो देख बाप दादा की जरूरत पड़ी ना पड़ी, कम पढ़े लिखे होने के बाद भी, तो इसका मतलब क्या काम आता है? यहाँ पे अनुभव काम आता है। और दूर क्यों जाता है? अपने मास्टर साहब को देख लो। मास्टर साहब ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे हैं, इसी तो कोई पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। लेकिन हमेशा क्या होता है, महीने के पहले पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर पैसे के मोहताज हो जाते हैं। क्या करते हैं, उन्होंने अपनी माँ बुला ली। अब 1-1 रुपए का हिसाब सारा का सारा उनकी माँ ने रखा हुआ है। उनकी माँ तो नहीं है पढ़ी लिखी, लेकिन उनकी माँ ने 1-1 रुपए का हिसाब रखने के बाद ऐसा लग रहा है कि उनके घर में अब लक्ष्मी आ गई है। तो यहाँ पे क्या आया, जीवन में काम क्या आया? अनुभव की इंपॉर्टेंस है। फिर एक और चीज उनको याद आई, बड़े भाई को क्या याद आई? देख मैं तुझसे उम्र में बड़ा हूँ और मुझे तो डांटने फटकारने का हक तो तुझे पूरा रहेगा। और देख तू नॉर्मली मेरी बातों से नहीं मानने वाला, तो मैं इससे काम चलाऊंगा। तो उन्होंने मुझे थप्पड़ दिखाते हुए बोला, इसका तो हक का प्रयोग भी कर सकता हूँ। मुझे सचमुच में लगा कि यार बड़ा भाई कह तो बिल्कुल सही रहा है कि भैया आपको मुझे सब कुछ डांटने का, फटकारने का, थप्पड़ मारने का भी हक है। क्योंकि बड़े भाई ने एक बहुत ही प्यारी बात मुझसे कही, अगर मैं खुद बेराह चलूं तो तेरी रक्षा कैसे करूं? मेरा भी मन करता है मेरे तमाशे में जाने का, खेल कूद करने का, फुटबॉल खेलने का, पतंग उड़ाने का, लेकिन मैं खुद गलत रास्ते पर चलूंगा तो तुझे कैसे रख पाऊंगा? तेरी जिम्मेदारी भी तो मेरे ही सर पर है। तो हमारे दिमाग में कई बार क्या रहता है कि हमें बड़े हो जाने पर सारे हक मिल जाते हैं, लेकिन वो बड़े होने पे डिपेंड करता है कि हमसे बड़े घर में कितने हैं। हर छोटे बच्चे को वो काम करने का अधिकार होता है, खेलने का, कूदने का, मौज मस्ती करने का, जब हमसे बड़े हमारे ऊपर बैठे हुए रहते हैं। तो इस छोटे भाई को भी खूब मौज मस्ती करने का अधिकार रहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने दिमाग से फ्री था कि मेरा जो सब कुछ है वो बड़े भाई साहब संभाल लेंगे। अगर कोई गलती भी होगी, कोई मुझसे नुकसान भी हो गया, अगर फेल भी हो गया, तो बड़े भाई मुझे देख लेंगे कि क्या गलती हुई है, क्या नहीं हुई है। कहीं ना कहीं बड़े भाई के विचारों का प्रभाव था, कहीं ना कहीं बड़े भाई के कहने का प्रभाव था कि छोटा भाई ध्यान से कम पढ़ता था, लेकिन वो फोकस्ड होकर ध्यान से पढ़ता था, इसलिए वो पास हुआ था। लेकिन बड़े भाई के ऊपर देख रेख करने वाला कोई नहीं था। वो हमेशा प्रेशर में रहकर, तनाव में रहकर पढ़ते थे कि ऐसा ना हो कुछ गलत हो जाए, ऐसा ना हो नंबर कम हो जाए तो छोटे भाई से मैं क्या कहूंगा, छोटे भाई कहीं मुझे एग्जाम्पल सेट ना करके, अगर मैं फेल हो गया तो छोटा भाई मुझे एग्जाम्पल सेट कर लेगा, तो वो भी फेल ना हो जाए कहीं। तो उनके दिमाग में हमेशा तनाव रहता था। तो वो पूरा दिन पढ़ते थे, लेकिन क्वालिटी का नहीं पढ़ पाते थे, केंद्रित होकर नहीं पढ़ पाते थे। लेकिन छोटा भाई दिमाग से फ्री, क्योंकि क्यों, एक बड़ा भाई उसके पास जिम्मेदारी लेने के लिए है। तो अब आपको बच्चे के आगे इस बात का ध्यान रखना है, हमें पाठ के क्वेश्चंस का ध्यान रखना है। हमारे पास पाठ के क्वेश्चंस किस किस तरीके के अटेम्प्ट करने के लिए आएंगे। एक तो मैं नॉर्मली अगर पाठ की स्टोरी के बेस पे बात करूं, मैंने आप लोगों को जो स्टोरी सुनाई है इसके बेस पे अगर मैं बात करूं, तो हमें देखते हैं हमने कौन सी लाइन मिस करी है कि हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं बन पा रहा है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि बनता है, कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? तो कथानायक की रुचि, कथानायक से मतलब क्या है? कथा का नायक। कथा का नायक कौन है? हीरो कौन है? प्रेमचंद जी। ठीक है, तो प्रेमचंद की, हमारे प्रेमचंद जी की रुचि किसमें थी? खेलकूद में थी। हमारा आंसर बन गया खेलकूद में थी। अब हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमें, खेलकूद में कैसे थी? खेलकूद में जैसे कंकड़ियां उछलना, कागज की तितलियां बनाना, फाटक पर सवारी करना, मोटर कार का आनंद उठाना आदि कार्यों में थी। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो बड़े भाई साहब छोटे भाई से हमेशा क्या प्रश्न पूछते थे? बड़े भाई साहब छोटे भाई से एक ही प्रश्न पूछते थे, गुस्से में कहाँ थे? और छोटे भाई का जवाब हमेशा क्या होता था? मौन, चुप रहना, कि जैसे कि उन्हें अपनी गलती स्वीकार हो। अगर हमसे एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा तो हम एक्सप्लेन इसको कर देंगे। इवन अगर क्वेश्चन आपसे इतना भी पूछा जाए कि बड़े भाई साहब छोटे भाई से हमेशा क्या प्रश्न पूछते थे, आपने इतना भी लिखा कहाँ थे, तो भी इसका आंसर सही है। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, तो हमें 2 नंबर के अकॉर्डिंग करने के बाद उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कहाँ थे पूछा क्वेश्चन, और मेरे पास उसका उत्तर हमेशा क्या होता था? रौद्र रूप में पूछते थे, गुस्से वाले रूप में। कहाँ थे? तो मेरे पास हमेशा उसका जवाब क्या होता था? चुप रहना। इसका मतलब क्या है? मुझे अपनी गलती स्वीकार है और उन्हें मुझे डांटने फटकारने का मौका मिल जाता था। ठीक, आगे देखो थर्ड क्वेश्चन, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? देखो पहली बार पास होने पर क्या परिवर्तन आया, दूसरी बार में क्या परिवर्तन आया। पहली बार में अगर क्वेश्चन आ जाए कि पहली बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, तो पहली बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में परिवर्तन आया। अब उसे घमंड हो गया है ना, उसे क्या लगने लगा कि कहाँ गई अपनी घोर तपस्या,
जो इतना डांटते थे फटकारते थे, अब वो अपना पूरा का पूरा समय खेलने कूदने में लगाने लगा। पहली बार पास होने पर छोटा भाई ने बड़े भाई की बातों का ख्याल करना छोड़ दिया। अब है दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या अंतर आया, तो दोनों हमें पता होने चाहिए। दूसरी बार पास होने पर क्या अंतर आया। दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई ने क्या करा, बड़े भाई की सहानुभूति का गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया, उनकी सहनशीलता का फायदा उठाना शुरू कर दिया। कैसे, अब पूरा का पूरा समय वो खेल कूद में लगाने लगा, नया शौक पाल लिया। पहले वो गिल्ली डंडा खेलता था पहली बार में जब बात आई थी, अब दूसरी बार में क्या बात हो गई है, अब उसने कनकौए उड़ाने का, पतंग उड़ाने का नया शौक पाल लिया। अपना पूरा का पूरा समय वो पतंग उड़ाने को देने लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है कि बड़े भाई छोटे भाई से कितनी कक्षा में, कौन सी क्लास में पढ़ते थे और कितने साल बड़े थे। तो 5 साल बड़े थे, 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। आप इतना आंसर लिखोगे तो ये पूरे थे, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं बन पाएगी कुछ और भी। ठीक है, अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगर छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और उसका फिर पालन क्यों नहीं कर पाया। क्या क्या सोचा था कि सुबह से लेकर शाम तक पढ़ूंगा। कब की बात हुई थी, जब बड़े भाई ने उससे कहा था कि बाप दादा की गाड़ी कमाई अगर खेल कूद में निकालनी है तो इससे अच्छा तो घर वापस चला जाओ, क्यों हॉस्टल में रहकर पैसे खराब कर रहे हैं। तब छोटे भाई ने सोचा कि नहीं, मुझे अपनी पढ़ाई लिखाई का ध्यान करना चाहिए। तो छोटे भाई ने क्या करा, तुरंत एक टाइम टेबल बनाया। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक सारे अलग अलग विषयों को पढ़ने का सीरीज बनाई। सुबह 6 बजे उठूंगा, सारे फ्रेश होऊंगा, नहाने धोने का काम करूंगा, उसके बाद 6:30 बजे से लेके 7 बजे तक ये पढ़ूंगा, 7 से 8 बजे तक मैथ्स पढ़ूंगा, 8 से 9 तक इंग्लिश पढ़ूंगा, फिर 9 बजे स्कूल जाना है या 9:30 बजे सबका 9:30 बजे स्कूल जाना है, फिर स्कूल जाने का हिसाब, स्कूल से आने का हिसाब, फिर उसके रात को 11 बजे तक उसने विविध विषयों को पढ़ने का हिसाब बनाया। लेकिन उसका पालन नहीं कर पाया। ये आप लोगों को पता है क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि उसका मन किस में लगता था, हमेशा खेल कूद में लगता था। जैसे ही खेल कूद का ध्यान आता, पढ़ाई का सारा टाइम टेबल आंखों में से निकल जाता। क्यों, क्योंकि अधिकतर समय किस में लगता था, मन किस में लगता था, खेलने कूदने में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक बार जब गिल्ली डंडा खेलने के बाद जब छोटा भाई बड़े भाई के सामने पहुंचा तो उसकी बड़े भाई की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो बड़े भाई की क्या प्रतिक्रिया हुई थी, बड़े भाई ने क्या बोला था कि घमंड हो गया है। तो हम इसका आंसर यहाँ पे कैसे लिखेंगे, एक बार हमें एक आंसर की स्टार्टिंग हमेशा क्वेश्चन में से करनी है। तो एक बार गिल्ली डंडा खेलने के बाद जब छोटा भाई बड़े भाई के सामने पहुंचा, प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है, एक्शन पर रिएक्शन। ठीक है, तो गिल्ली डंडा खेल कर आने के बाद बड़े भाई ने क्या किया, बड़े भाई ने कहा कि एक बार तुम फर्स्ट आ गए हो तो तुम्हें घमंड हो गया है। सफल खिलाड़ी वही है जिसका कोई भी निशाना खाली ना जाए, कोई भी निशाना खाली ना जाए। तो गिल्ली डंडा में भी कई बार क्या होता है, अंदर चोट निशाना पड़ जाता है, यानी कि तुक्का लग जाता है। जब तुम मेरी कक्षा में पहुंचोगे तब पता चलेगा कि पढ़ाई सचमुच में कितनी मुश्किल है। मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी कितना पढ़ना पड़ता है, कितना लिखना पड़ता है। तो मेरे फेल होने पर जाओ, मेरी क्लास में आओगे तो दांतों में पसीना आ जाएगा। तो जब आप इस तरह के वर्डिंग्स यूज करते हो, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हो, तो आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो भाषा है वो प्रभावशाली बनती है। तो नंबर अपने आप ही अच्छे मिला करते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही आंसर अटेम्प्ट करना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़े भाई को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी। तो बड़े भाई को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी, छोटे भाई का ख्याल रखने के चक्कर में। वो खुद कहते हैं अपने बड़े भाई को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी, बड़े भाई को छोटे भाई का ध्यान रखने के लिए, छोटे भाई के विकास के लिए अपने मन की इच्छाएं दबानी पड़ती थी। क्योंकि उनका मानना क्या था, मैं खुद गलत राह पर चलूंगा तो अपने छोटे भाई के सामने उदाहरण कैसे बन पाऊंगा। ठीक है, उनका भी मन करता था खेलने कूदने का, लेकिन अपने छोटे भाई के सामने एग्जाम्पल बनने के लिए, मिसाल बनने के लिए, आदर्श बनाए रखने के लिए उन्हें अपनी इच्छाएं दबानी पड़ती थी। ठीक है बेटा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे हमारा, बड़ा भाई छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों। तो बड़ा भाई, अगर हम पॉइंट बना के लिखना चाहे तो फर्स्ट पॉइंट पे हम क्या लिखेंगे, लेसन के अकॉर्डिंग जो हमने आंसर निकाला है। बड़ा भाई छोटे भाई को हमेशा पढ़ते रहने की सलाह देते थे, क्योंकि वो अपना सारा का सारा समय खेलने कूदने में निकाल दिया करता था। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो खेलता कूदता रहेगा तो पढ़ाई में पास नहीं हो पाएगा, कक्षा में प्रथम नहीं आ पाएगा। दूसरा एग्जाम्पल भी हम लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, बड़ा भाई छोटे भाई को घमंड ना करने की सलाह देते थे, क्योंकि जब वो कक्षा में प्रथम आ गया था तो उसे घमंड हो गया था। उन्होंने कहा था कि अगर घमंड करोगे तो जैसे रावण को चूल्हे पर पानी की हेल्प देने वाला कोई नहीं बचा, चूल्हे पर पानी देने वाला कोई नहीं बचा। शाहरुम का एग्जाम्पल दिया था, शाहरुम ने घमंड किया तो क्या हुआ था, शैतान ने घमंड किया तो क्या हुआ, स्वर्ग से नरक में डाल दिया गया, शाहरुम भीख मांग कर मर गया। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि घमंड नहीं करना है। घमंड किया और व्यक्ति दिन दुनिया से गया, तो घमंड ना करने की सलाह देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छोटे भाई ने बड़े भाई के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया, ये हम ऊपर भी कर चुके हैं। हमने ऊपर भी किया था, जो छोटे क्वेश्चंस भी किया था कि दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। यहाँ पर ये भी आंसर यहाँ पे भी आएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और हम उसको डिटेल में लिख देंगे। छोटे भाई के पास होने पर बड़े भाई के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया, या फिर उनके नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया। सहनशीलता का गलत फायदा उठाया, उसने क्या किया था भाई, उसने उनकी सहनशीलता का गलत फायदा किस तरीके से उठाया। अब पूरा का पूरा समय खेलने कूदने में लगाने लगा, क्योंकि इसके दिमाग में क्या आया कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है, पास तो मैं हो ही जाऊंगा। तो इसलिए उसने एक नया शौक पा लिया, खेलने कूदने का, पतंग उड़ाने का, और अपना पूरा समय वो पतंग उड़ाने में ही देने लगा। ठीक है, तो आप लोगों को मौखिक और लिखित के आंसर समझ में आ चुके होंगे कि हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। बेटा ये बात ध्यान रखना, कुछ बातें हमें लेसन के हिसाब से बना के लिखनी होती है कि आप लोगों ने लेसन पढ़ा और उसके बाद लिखा। जैसे मैंने आप लोगों को एक आंसर बताया था कि बड़े भाई पढ़ नहीं पाता था या फेल हो जाता था, क्यों? तो हम इसका आंसर इसमें लेसन के हिसाब से निकालेंगे, क्योंकि वो अंडर प्रेशर रहता था। छोटे भाई के सामने एग्जाम्पल बनाना होता था, तो इसलिए उसके दिमाग में हमेशा चलता था कि मैं क्या करूं कि बड़े भाई के सामने अपने, छोटे भाई के सामने अपना एक उदाहरण सेट कर सकूं। तो आप लोगों को लेसन के हिसाब से आंसर लिखना होता है। ठीक है, लेसन की स्टोरी पूरी ध्यान से रखना, क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को पता लगते जा रहे हैं, जिससे कि आपको पता लग जाए कि आंसर क्या लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बड़े भाई की डांट फटकार अगर ना मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अभी आंसर आप अपने अकॉर्डिंग पार्ट के अनुसार लिखोगे। अगर मैं बात करूं तो मैं क्या लिखूं इसका आंसर? नहीं, कक्षा में अव्वल नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि छोटे भाई को किसका शौक था? खेलने कूदने का। वो अपना पूरा समय किसमें लगा रहता था? खेलने कूदने में। थोड़ा बहुत भी पढ़ पाता था तो किस बात की वजह से? बड़े भाई के डर की वजह से। केंद्रित था, अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर केंद्रित था। वो कितना केंद्रित था वो खुद कहता है छोटा भाई, क्या कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ता था बड़े भाई के डर की वजह से। किस बात का डर होता था? कि रोज डांट ना खानी पड़े, ठीक है, रोज का टास्क रोज पूरा हो जाए, कक्षा में जलील ना होना पड़े, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता था। तो इससे क्या फायदा होता था? मैं कक्षा में पास हो जाता था। तो इसलिए हमें एग्जाम्पल इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, तो अगर बड़े भाई की डांट फटकार ना मिलती तो छोटा भाई कक्षा में अव्वल ना आ पाता, क्योंकि उसका मन खेलने कूदने में लगता था और पूरा समय वो अपने खेलने कूदने में ही लगा देता। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन किन तौर तरीकों पर व्यंग्य किया है। तो समूची शिक्षा के किन किन तरीकों पर व्यंग्य किया है? एक तो पाठ को, बेटा ये बात ध्यान रखना कि आंसर को अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है। कोशिश किया करो जो जिस भी आंसर को आप लोग पॉइंट में लिखोगे ना, वो उतना ही प्रभावशाली तरीके से एग्जामिनर के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, इतना ही उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है, क्योंकि वो क्लियर होती है हमारे सामने। डिटेल में लिखने के बजाय पॉइंट्स में लिखोगे तो ज्यादा प्रभावशाली तरीके से नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब किन किन तरीकों पर व्यंग्य किया है? पहला तौर तरीका क्या था? पहली बात तो क्या वो क्या कर रहा है कि बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे विषय हैं और पाठ्यक्रम बहुत ज्यादा है, तो जो टाइम पे पूरा नहीं हो पाता, बच्चों को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी लेखा कमाना ये है कि फेल हो जाते हैं लोग, कि माइंड में प्रेशर रहता है, इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। सेकंड चीज, एग्जांपल उन्होंने एक और दिया था कि भाई समय की पाबंदी पर अनुच्छेद लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। लेखक का मानना क्या था, लेखक के भाई बड़े भाई का, कि हमें पता है कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तो जो बात हम कम शब्दों में कह सकते हैं उसके लिए 4 पन्ने बनने की जरूरत है। क्योंकि बिहारी जी क्या करते थे, गागर में सागर पढ़ते थे, कम शब्दों में बहुत प्रभावशाली बात कह देते थे। यहाँ एग्जामिनर का फोकस किसके ऊपर है? बहुत ज्यादा लिखने के ऊपर। तो एक ये व्यंग्य हो गया। तीसरा व्यंग्य क्या वो कहते हैं, वो विलियम 1, जॉर्ज विलियम 2, जॉर्ज विलियम 3, जॉर्ज विलियम 4, विलियम 5। तो उनका कहना क्या है, हम इंग्लिश कहानियों का इतिहास पढ़ रहे हैं, अंग्रेजों का इतिहास पढ़ रहे हैं कि जिनका हमें पता भी नहीं है कि हमारे जीवन में आगे क्या काम आने वाला है क्या नहीं, और उनके नाम भी हमें याद नहीं हो पाते हैं। तो ये इन्होंने क्या किया है, समूची शिक्षा पद्धति के इन तरीकों पर व्यंग्य किया है। एक और व्यंग्य भी किया है इन्होंने, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रटंत विद्या प्रणाली पर इन्होंने जोर दिया है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि एक तरफ वो कहते हैं कि ABC को मैंने BCA लिख दिया तो पूरा का पूरा काट दिया जाएगा, क्यों? और इस रटंत प्रणाली को उन्होंने विद्या का नाम दे दिया, शिक्षा का नाम दे दिया है। वो उनका मानना है व्यवहारिक ज्ञान की समझ ज्यादा जरूरी है। लेखक के बड़े भाई का मानना है ना, तो लेखक कहता है कि रटंत विद्या को उन्होंने पढ़ाई का नाम दिया है। तो ये एक तरीका है, तौर तरीका पर व्यंग्य किया है कि रटंत विद्या नहीं होनी चाहिए, उस समय रटंत विद्या हुआ करती थी। अब आपको ध्यान किस बात का रखना है कि ये वर्तमान प्रणाली से जोड़ते हुए आंसर दे देते हैं बेटा कई बार, कि लेखक ने समुचित तौर तरीके पे क्या क्या व्यंग्य किया है, आपके अनुसार वर्तमान में क्या परिवर्तन नजर आते हैं। तो वर्तमान में आप क्या देखोगे, रटंत विद्या प्रणाली नहीं है, आप जो समझते हो उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख देते हो।
दूसरा, पाठ्यक्रम वो बहुत लिमिटेड है। तीसरा, आप एसएसटी की बात करो तो आपको उन लोगों का इतिहास नहीं पढ़ने को मिलता। बहुत सारे आपके सब्जेक्ट्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कटवा दिए गए हैं कि जिनके आपके जीवन में आगे काम आने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप उसको एक दूसरे से रिलेवेंट करके एक दूसरे से जोड़ने के बाद लिख सकती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े भाई के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? इसका आंसर आपको पता लग चुका होगा। बड़े भाई के अनुसार, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। ज्यादातर इसमें ऐसा क्वेश्चन बन के, इसमें से कुछ और हेर फेर करके क्वेश्चन बन के आता ही आता है। बड़े भाई के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? अनुभवों से आती है, किताबें पढ़ने से नहीं आती। किताबें पढ़ने से ना आकर जीवन के अनुभवों से आती है। अब इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिए थे, दादाजी का एग्जाम्पल दिया था, अम्मा का एग्जाम्पल दिया था, मास्टर साहब की माँ का एग्जाम्पल दिया था। तो वो सारे एग्जाम्पल आप ऐड करने के बाद आंसर लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा उत्पन्न क्यों हुई? श्रद्धा उत्पन्न क्यों हुई? जब उन्हें पता चला कि बड़े भाई जो डांटते हैं, फटकारते हैं, धमकाते हैं, वो मेरे फायदे के लिए। जब बड़ा भाई लास्ट में कहते हैं ना कि मैं खुद बेराह चलूं तो तुझे कैसे गलत रास्ते पे चलने से रोक पाऊंगा, तेरी जिम्मेदारी में तो मेरे ही सर है। तो उनके इस वचन के आगे, उनके इस वाक्य के आगे छोटा भाई नतमस्तक हो जाता है। तो उसके मन में उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है कि जो भी वो कहते हैं, धमकाते हैं, डांटते हैं, वो मेरे फायदे के लिए। तो और यही शायद उनकी डांट का असर है कि मैं धनाधन पास होता चला जाता हूँ, वो भी इतने अच्छे नंबरों के साथ। ठीक है, तो आप इस लैंग्वेज के क्वेश्चन के आंसर की लैंग्वेज को चेंज करके इस क्वेश्चन में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। तो अब इसके अंदर पॉइंट बना के हम क्या लिखेंगे? बड़े भाई की विशेषताएं निम्नलिखित है। जैसे कि नंबर 1, अध्ययनशील। छोटा भाई खुद कहता है कि मेरा भाई हमेशा पूरा पूरा दिन पढ़ता रहता था, हमेशा किताब खोल के बैठे रहते थे, यहाँ तक कि दिमाग को आराम देने के लिए भी क्या करते थे? कॉपी किताबों के आशय पर अलग अलग तरीके के चित्र बनाते रहते थे। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? जिम्मेदार व्यक्ति थे। जिम्मेदार व्यक्ति कैसे थे? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो खुद गलत रास्ते पर चलेंगे तो अपने छोटे भाई का उत्तरदायित्व और छोटे भाई की जिम्मेदारी कैसे निभा पाएंगे। छोटे भाई की उत्तरदायित्व निभाने के चक्कर में ही वो अपना खेलने कूदने में, मौज मस्ती में, मेरे तमाशे में किसी में नहीं जाया करते थे। तीसरा अगर पॉइंट की हम बात करें तो तीसरा पॉइंट क्या था? वाक्पटु थे। वाक्पटु मतलब, वाक मतलब बोलना, बोलने की वाणी में, बोलने के तरीके में वो कुशल थे। कैसे कुशल थे? उन्हें पता था कि मुझे अपने छोटे भाई को किस तरीके से बातों से मनवाना है। उन्हें जब पहली बार पता चला कि मेरा छोटा भाई घमंड कर रहा है, फर्स्ट टाइम जो पास हो गया, तो मुझे यहाँ पर क्या बोलना है। और जब दूसरी बार में वो पास हो गया तो उनको पता था कि अभी ये वैसे मानने वाला नहीं है, तो उन्होंने अब दूसरे तरीके के विचार अपने उसके लिए अपनाए कि अब ठीक है, कोई बात नहीं, अब तू बड़ी कक्षा में हो गया है, अपनी पोजीशन का कुछ ध्यान रख। तो उन्हें इस बात का पता था, तो वाक्पटु थे। चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो सहज बुद्धि उनकी बहुत तीव्र थी। व्यवहारिक थे। तो व्यवहारिक थे तो इसीलिए तो जब, क्योंकि छोटा भाई कहता है कि मेरे बड़े भाई को पता लग गया था कि मुझे अब उनकी बातों का, उनके मतलब अगर वो मुझे डांटेंगे, धमकाएंगे तो मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो उन्होंने दूसरे तरीके से मुझे धमकाया। कैसे? कि घमंड मत कर, तुझे तो घमंड हो गया है, मेरी कक्षा में आएगा तब पता चलेगा पढ़ाई करना कितना मुश्किल है। तो उनकी सहज बुद्धि बहुत तेज थी। तो ये हो गई आपके बड़े भाई की विशेषताएं। आप इनमें से उतने मार्क्स के हिसाब से पॉइंट लिखोगे। ठीक है, हमारे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हम 2 पॉइंट लिख देंगे, हमारे 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हम 3 पॉइंट लिख देंगे। क्वेश्चन हमारे 3-3 नंबर के आते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बड़े भाई ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे महत्वपूर्ण बताया और क्यों? पीछे जो आप आंसर्स पढ़ चुके हैं उनमें से इसका आंसर पड़ जाता है, आंसर उसी में से समझ में आ जाता है। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा किसको महत्वपूर्ण बताया है। बिल्कुल ठीक, किताबी ज्ञान से अपेक्षा उन्होंने जिंदगी के अनुभव को अधिक महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि उनका मानना यह है कि जिंदगी के अनुभव से ही व्यक्ति की व्यवहारिक समझ बढ़ती है, व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है। किताबें पढ़ने से वो समझ नहीं डेवलप हो पाती। वैसे भी उनका मानना यह था कि हमें जिंदगी जीने के लिए किताबी ज्ञान से अधिक अनुभवों की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए, अपनी अम्मा का, बाबा का, और एक अंग्रेजी के टीचर है जो उनके, ठीक है, उनका एग्जाम्पल दिया कि हमें किस तरीके से अनुभव के बेस पे ही वो अपनी जिंदगी जी पा रहे हैं। कि उनकी माँ आ गई तो उनकी लाइफ कितनी अच्छी हो गई, अम्मा बाबा है वो, उनका अनुभव हमारी लाइफ में किस तरीके से काम आ रहा है। तो उनका मानना यह था कि हमें पढ़ाई लिखाई से अधिक, किताबी ज्ञान से अधिक हमारी जिंदगी में अनुभव का अधिक महत्व है। ठीक है बेटा, देखो अब आगे हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट करने में बेटा जो लाइन आप लोगों के सामने आती है उसी लाइन को आपको डिटेल में लिखना होता है। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। आपने इसमें लिख दिया पाठ और लेखक का नाम, कि पाठ का नाम ये है, लेखक का नाम ये है। अब लिखिए आपने आशय स्पष्ट कीजिए, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति का आशय क्या है,
इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं। ये बात किसने कही है? ये बात बड़े भाई ने कही है। किससे कही है? छोटे भाई से कही है। कब कही है? जब छोटे भाई को घमंड हो जाता है तो वो कहते हैं कि इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी चीज नहीं है, असल चीज है बुद्धि का विकास। तेरी बुद्धि का विकास तो भी हुआ ही नहीं है, तू तो रट रहा है और तो पास हो जाता है, अच्छे नंबर ले लेता है, फर्स्ट आ जाता है। बुद्धि का विकास मुझे तुझसे ज्यादा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं बता पा रहा हूँ, तुझे घमंड हो गया है। ठीक है, तो हमें इसी लाइन को डिटेल में करके लिखना है कि किसने किससे कब ये बात कही थी, किस संदर्भों में कही थी, और इस बात को और आगे जाके एक्सप्लेन करना है। आगे के जो 2 क्वेश्चन है वो भी हमारे आशय स्पष्ट की है। बुनियादी पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने, ये बात कब कही थी? ये बात लेखक ने कही थी किसके लिए? अपने बड़े भाई के लिए। क्यों? क्योंकि उनका बड़ा भाई एक ही कक्षा में 1 बार 2 बार और कई बार तो 3-3 साल भी रह जाता था, क्योंकि उनका मानना क्या था कि पढ़ाई के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई आराम से करनी चाहिए, क्योंकि उनका मानना था पढ़ाई एक घर की तरह है। कैसे कि जगह जैसे हमें कोई आलीशान महल बनाना हो तो हम क्या करेंगे? उसकी बुनियाद, उसकी नींव मजबूत डालेंगे। तो हमें पढ़ाई लिखाई के लिए भी उसकी नींव, पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से करने के लिए उसकी नींव मजबूत डालनी चाहिए, चाहे फिर उस क्लास के लिए, उस क्लास में 1 साल 2 साल या 3 साल क्यों ना रहना पड़े। तो बेटा 2 आशय स्पष्ट और भी हैं आप लोगों के, आप उसी तरीके से उस लाइन को एक्सप्लेन करोगे। जैसे कि दिया है, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और गुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर पाता था। लेखक यहाँ पे ये बात कब कहता है कि मेरा बड़ा भाई मुझे डांटता है, खेलने कूदने के लिए बाहर मत जाया कर। मैंने टाइम टेबल ही बनाया लेकिन मैं उसका पालन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से किसी आदमी का क्या होता है, आदमी क्या करता है, मौत और विपत्ति के बीच में मोह माया उसे जकड़े रखती है ना। उसे पता है कि मौत भी आनी है और हो सकता है किसी काम को करने पे मुसीबत भी आ जाए, लेकिन फिर भी मोह माया के प्रति अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है, आकर्षण इतना ज्यादा होता है कि वो उस काम को करता है। उसी तरीके से मुझे भी पता था कि मैं खेलने कूदने के लिए जाऊंगा तो मुझे भाई से डांट फटकार मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं अपने खेलकूद को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था कि उसको छोड़ नहीं पाता था। ठीक है, तो ये आपने डिटेल में लिख दिया इसको। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर। ये लाइन कब की बात है? लास्ट में। कब? जब लेखक कहता है कि मैं पतंग उड़ाने में मेरा पूरा का पूरा ध्यान था, मेरा पूरा फोकस किसके ऊपर था? पतंग लूटने के ऊपर। ठीक है, तो आकाशगामी पथिक यहाँ पे कौन है? आकाशगामी पथिक का मतलब है आकाश की ओर जाने वाला पथिक, राही। कौन है? पतंग है यहाँ पर, जो मंद गति से झूमता हुआ पतंग की ओर चला रहा था। पतंग जो आप लोगों ने देखी होगी, पतंग यूं यूं करती हुई यूं नीचे आती है। ठीक है, ऐसे करके, तो वो मंद गति से धीमी धीमी गति के साथ पतंग की ओर नीचे की ओर आ रही थी, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। ये लेखक की अपनी कल्पना है इस चीज को लेकर कि वो पतंग को उड़ते हुए देखता है तो उसको कैसे लगता है कि वो पतंग कैसे धीरे धीरे झूमती हुई नीचे की तरफ आ रही है। तो उसको लगता है कि कोई आत्मा है, वो स्वर्ग से निकल गई है। यानी आत्मा कौन है? पतंग। वो निकलती हुई धीरे धीरे नीचे आ रही है। अब नीचे आने के बाद किसी और व्यक्ति के हाथ में जाएगी। ठीक है, अब वो आदमी उसे और तरीके से इस्तेमाल करेगा। तो कहते हैं वो आत्मा जिस तरीके से नया शरीर धारण करती है, नए विचार उसके मन में अब आएंगे, इस तरीके से लेखक कहता है कि नई पतंग अब किसके हाथ में जाएगी? वो उसका क्या करेगा? एक उस पतंग को उसने एक आत्मा का रूप दे दिया है। ठीक है, तो आप उसी तरीके से उसको एक्सप्लेन कर दोगे। तो बेटा ये था हमारा पाठ के बारे में डिटेल। ठीक है, पाठ के बारे में हमने पढ़ा, जाना कि पाठ में क्या क्या बताया गया है। इसके लेसन के अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं मैंने उसके बारे में आपको बताया कि आप आंसर्स किस तरीके से लिख सकते हो। लैंग्वेज आप अपने हिसाब से जितनी प्रभावशाली लैंग्वेज में आंसर दोगे बेटा उतने अच्छे नंबर मिला करते हैं। ठीक है, हमारे को तो हमें 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, एक तो हमारी स्पेलिंग एरर ना हो, दूसरा चीज हम लैंग्वेज जितनी प्रभावशाली लिखेंगे उतने ये नंबर हमें अच्छे मिलेंगे। ठीक है, ये थे हमारे बुक के क्वेश्चन आंसर्स और लेसन के बारे में बातें। अगली क्लास में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे लेसन में से और एक्स्ट्रा क्वेश्चन किस तरीके के क्या क्या बन सकते हैं। मेरे पास जो बड़े भाई सब में से जो मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं वो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके चलूंगी, ताकि 2 पार्ट्स में बनेंगे, तो 2 पार्ट्स में हम एक्शन उसके बारे में पढ़ेंगे। मैक्सिमम जितने क्वेश्चन बनते हैं वो करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।